हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को फिर से एक नया लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, नई कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। पर इस कहानी से पहले मैं कुछ सवाल हर बार पूछती हूँ, तो आज भी कुछ सवाल आप लोगों के लिए है। तो आज का सवाल ये है कि आप लोगों को कहीं किताबों में या कहीं सुनने को मिले होंगे, कहीं बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिले, कि आप कहीं बड़े लोगों से आप लोगों को सुनने को मिले जो आपसे बड़े हैं, कि बुरा मत बोलना, बुरा मत सुनना, बुरा मत देखना, है ना। आप लोगों को सुनने मिले। ठीक इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए, है ना। और कहते हैं कि दो लोग झगड़ रहे हो तो आपको वहाँ से चल देना चाहिए, वहाँ पे नहीं गिरना चाहिए उन झमेलों में। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें बड़े समझाते हैं, हमें सीखने को मिलते हैं। ये से आप सलाह कह सकते हो या हमारे लिए एक अच्छी बात है जिसे हमें आगे चल के ले जाना चाहिए आगे, और इसे हम लोग को समझना चाहिए और ऐसे ही करना चाहिए। पर आप में से कितने लोग इस बातों को मानते हो, इन जो भी मैंने बोला इन बातों को मानते हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि आप में से कितने लोग इन सारी सलाहों को मानते हो। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। आज का कहानी जो बहुत इंटरेस्टिंग वाला कहानी है, आप लोगों को पढ़ के बहुत ही मज़ा आएगा। आज इतनी खूबसूरत से इस कहानी को इतना बहुत मज़ेदार बना दिया गया। एक छोटी सी जो हम लोग को सलाह देते हैं बुजुर्गों को, इस सलाह के ऊपर में ही काफ़ी मज़ेदार कहानी बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी, जो आप लोग के चैप्टर नंबर 3 में दिए गए हैं, हिंदी सुलभ में। तो आज का कहानी का नाम है बुद्धि का आप लोगों को पता है बुद्धि का मतलब काफ़ी क्या? इंटरेस्टिंग है। इंटेलिजेंट बुद्धि कहते का हैं इसे इंग्लिश में। सौदागर। और बुद्धि तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये लड़का काफ़ी बुद्धिमान है और ये लड़की काफ़ी बुद्धिमान है। तो उसी से आप लोगों को पता चल ही गया होगा बुद्धि का मतलब क्या हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है सौदागर, सौदागर यानी कि व्यापारी, जो भी किसी चीज़ को बेचते हैं बाजार में उसे कहते हैं हम व्यापारी। तो यहाँ इस टाइटल जो बुद्धि का सौदागर, इसका मतलब है कि यहाँ बुद्धि का व्यापार होता है, यानी कि बिकता है, बुद्धि बिकता है। तो इसी के ऊपर आधारित है ये पूरी कहानी। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रस्तावना में लिखा गया है, प्रस्तुत पाठ के द्वारा बुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि इस पाठ में बुद्धि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया, बुद्धि के बारे में ही इस पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया गया है। आगे लेसन शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक निधन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वो बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। अर्थात बहुत पुरानी बातें, अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, और वह लड़का क्या था? निधन था, यानी कि उसके पास कोई पैसे और धन नहीं थे। ठीक है। तो उसके माता पिता जो थे वो पहले ही मर चुके होंगे, गुजर गए, तो इसीलिए इसमें कहा गया उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। अब जीविका क्या है? जीविका यानी कि कमाई, और साधन क्या होता है? जरिया। हम लोग को जीने के लिए कुछ चाहिए होता है, कुछ पैसे चाहिए होता है और कुछ काम चाहिए होता है। पर इस लड़के के पास कोई कमाई करने का कोई जरिया नहीं था। ठीक है। और इसी कारण उसका मतलब कोई साधन ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था जिससे वो काम कर सके। परंतु एक बात उसमें बहुत अच्छी थी, और वो है कि वो लड़का काफ़ी बुद्धिमान था। और उसने क्या किया? अपने पिता जब उसके पिता थे तो उसने पिता से कई बातें सीखी थी। सिर्फ बातें सीखी थी, काम नहीं। उसने सिर्फ बातें अपने पिता से सीखी थी। जैसे बच्चे हमेशा माँ बाप से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इसी तरह इस लड़के ने भी अपने पिता से कई बातें सीखी थी, बहुत सारी बातें सीख ली थी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक दिन उसके दिमाग में बुद्धि से धन कमाने का विचार आया और उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर। यहाँ
बुद्धि बिकती है। अर्थात एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो बुद्धि से धन कमाए सके, क्यों ना वो बुद्धि को ही अपना जरिया बनाए कि वो उससे धन कमा ले। तो इस विचार के साथ उसने क्या किया, मुझे शहर जाना है बोल के उसने ठान लिया मतलब निश्चित कर लिया कि उसको शहर जाना ही है और उसको बुद्धि का व्यापार करना ही है। और इसके वजह से वो शहर भी चला गया और शहर जाके उसने क्या किया, एक सस्ती सी दुकान किराए पे ली। अब किराया मतलब क्या होता है, किराया मतलब आपको भाड़े पे जैसे घर लेते हैं उसी तरह भाड़े पे दुकान भी ले सकते हैं। तो शहर जाके उसने भाड़े पे एक दुकान लिए और उस दुकान के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया और उसने बोर्ड में क्या लिखा, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है बोल के उसने उस बोर्ड में लिख दिया। अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है। लोग तो सब्जी की दुकान लगाते, कपड़ों की दुकान लगाते, ज्वेलरी की दुकान लगाते, पर इस लड़के ने क्या किया, बुद्धि का दुकान लगा दिया, है ना। तो आगे देखते क्या है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थी, फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीज़ों की दुकानें। अर्थात लड़के जिस जगह पर दुकान देते थे उसमें हर तरह की दुकानें मिलते हैं, जैसे कि सब्जियों के हो या फलों के हो या कपड़े के हो, जो रोज़मर्रा के जो हमें ज़िंदगी में चाहिए वो सारी दुकानें उसके आसपास थे। वैसे भी जहाँ दुकान होता है वहाँ पे एक दुकान तो नहीं होता है, बहुत सारे दुकान होते हैं, है ना। तो इसी तरह लड़के जहाँ दुकान देते थे वहाँ पे भी ऐसी ही सारी दुकानें थे। अब सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई ये दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। अर्थात जो भी वहाँ पे लोग बाकी थे जो दुकान देते थे वहाँ पे उस लड़के के साथ, तो वो लड़के को चिढ़ाते थे कि ये कैसा दुकान है, भला अक्ल कभी बिकता है। तो इस तरह से लड़के के रोज़ मजाक उड़ाते रहते थे, रोज़ खिल्ली उड़ाते रहते। अब देखते हैं लड़का क्या करता था। लड़का उन सब की बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वो दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज़ लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एकदम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। अर्थात लड़का को इतना सारा बोलने पर भी वो उन लोगों की कभी परवाह ही नहीं करता था। जाओ तुम लोग मुझे बोल रहे हो तो बोलते रहो, मैं तो अपना काम करते रहूँगा, मैंने यहाँ पे भाई दुकान लगाया है तो मैं तो दुकानदार हूँ, मैं ग्राहकों को बुलाते रहूँगा। तो इस तरह से लड़का रोज़ ग्राहकों को आवाज़ लगाता रहता है, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी है, एकदम सस्ती है, तो उपयोगी है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, एकदम सही दाम है, दाम भी ज़्यादा नहीं है, आओ साहब ले जाओ। इस तरह से वो चिल्लाते रहता था। दूसरा पैराग्राफ। काफ़ी दिन बीत गए, बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वो दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसा दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निबुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों ना मैं यहाँ से बुद्धि खरीद लूँ। यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक सेर का कितना पैसा लोगे। इस तरह से कई दिन बीत जाने के बाद भी उसके दुकान पे कोई ग्राहक नहीं होने के कारण तो उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं दुकान बंद कर दूं और यहाँ से चले जाऊं, क्योंकि मेरे दुकान में तो कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का लड़का, मूर्ख लड़का वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि ये कैसा दुकान है, बुद्धि का सौदागर, कुछ अजीब सा उत्पटांग सा उसको लगा और वो वहाँ से सोचा कि ये शायद कोई इसमें सब्जी होगी या फल हो गया। तो वो सोचा कि मैं यहाँ से कुछ ले जाऊँगी, तो मेरा पिता मुझे जो हमेशा निबुद्धि कहते हैं मतलब मूर्ख कहते हैं बोल के वो सोचा क्यों ना मैं यहाँ से बुद्धि खरीद लूँ, थोड़े से मैं बुद्धि खरीद लूँ तो मेरे पिताजी मुझे कभी निबुद्धि नहीं कहेंगे। बुद्धि मतलब क्या है, बिना बुद्धि का, यानी कि जो बुद्धिमान नहीं होता उसे निबुद्धि कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो ये सोचकर वो सौदागर के पास गया और उसने पूछा कि एक सेर के कितने पैसे लगे। अब सौदागर ने क्या कहा, मैं बुद्धि तोल कर नहीं उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ, मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कौन सी बुद्धि चाहिए। तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो।
अर्थात सौदागर ने कहा कि मैं बुद्धि तोल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। आपको कैसा किस्म का बुद्धि चाहिए, मैं आपको वैसा ही दूंगी और उसके हिसाब से मैं पैसे लेता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि आपको कैसे वाले बुद्धि चाहिए, कैसे वाले। तो उसने कहा, धनी सेठ का जो मूर्ख लड़का था, उसने कहा कि तो ठीक है, मुझे 1 पैसे में जिस तरह की मतलब बुद्धि आए मुझे दे दो। 1 पैसे में आप जैसे भी बुद्धि दे सकते हो जो मेरे काम आए। दूसरा पैराग्राफ। सौदागर ने कागज की एक पर्ची निकली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हो तो खड़े होकर उन्हें देखना मूर्खता है। अर्थात सौदागर ने एक पर्ची में लिख दिया कि किसको लिख दिया, उस सेठ के बेटे को। क्या लिखा उसमें लिखा कि जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हो, 2 व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहे हो, तो उस वक्त आपको खड़े होकर वहाँ नहीं देखना, और अगर आप देख लिए तो आप मूर्ख, आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा, अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया, उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। अर्थात जब सेठ के बच्चे ने वो पर्ची खरीदी और ख़रीद कर अपना घर गया, और घर जाके उसने अपने पिताजी को दिखाया और दिखा के बोला कि देखो पिताजी, मैंने 1 पैसे पे अकल खरीद कर लेके आया हूँ। तो ये पर्ची देख कर क्या हुआ, सेठ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तमतमाकर मतलब बहुत ही अजीब सा गुस्सा, मतलब जो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इस तरह से गुस्सा होके उसने बोला अपने बेटे को कि मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया, मेरे 1 पैसे डुबो दिए, ये बात तो सभी को मालूम है। तो ये कह के सेठ ने उस लड़के को मिलने गए जिससे ये पर्ची खरीदे थे, यानी कि वो सौदागर से। और वो कहाँ मिलने गया? बाजार में मिलने जा गया, और सौदागर से उसने कहा कि भला तुम ऐसे काम क्यों करते हो, लोगों को क्यों ठगते हो? तो उसने ऐसा बोला, बहुत बुरा भला उसने कहा उस लड़के को। तो उसने और ये भी कहा कि मेरे पैसे वापस करो। तो अब देखते हैं लड़का क्या कहता है। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। लड़के ने कहा, किसे माल कह रहे हो? हमें नहीं चाहिए तुम्हारा माल, ये लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। अर्थात सौदागर ने कहा कि मैंने माल बेचा है, तो मैं क्यों पैसे वापस करूं? तो उस धनी सेठ ने क्या कहा कि माल, कैसा माल, किस टाइप का सामान, यानी कि तुमने क्या बेचा? मुझे नहीं चाहिए तुमने जो भी कुछ बेचा, वापस ले लो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में सौदागर ने क्या कहा। पर्ची नहीं, मेरी सिक वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज़ पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सिक को प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज़ पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसे वापस लेकर प्रसन्न हो गया। अर्थात सौदागर ने कहा कि मुझे पर्ची नहीं चाहिए, मुझे उस पर्ची पे लिखे हुए जो भी सिक है वो वापस करो तो मैं मानूंगा। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर सौदागर ने कहा, अगर आप धनी सेठ को, कि अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आप मुझे कागज़ में लिख के दे दो, साइन करके दे दो कि आपका बेटा मैंने जो सिखाया है, जो उस पर्ची पे लिखा, उसको कभी भी प्रयुक्त नहीं करेगा, यानी कि कभी भी उसे इस्तेमाल नहीं करेगा अपना निजी ज़िंदगी में। तो ऐसा कहा उसने, सौदागर ने। तो धनी सेठ भी मान गए इस बात को। तो दोनों पक्ष मान जाने के बाद हस्ताक्षर कर दिए धनी सेठ ने उस कागज़ पर, और सौदागर ने भी पैसे वापस कर दिए। धनी सेठ तो बहुत खुश हुआ पैसे वापस पाकर, और वो वहाँ से चल दिए। इस तरह से समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियाँ थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियाँ बाजार गई। वहाँ उनका झगड़ा हो गया।
बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं सेठ का लड़का भी खड़ा था, लेकिन वो करनामे के अनुसार वहां से खिसक नहीं सकता था। सारे लोग चले गए मगर वो अकेला ही खड़ा हो रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। इस तरह कई दिन बीतते गए, समय बीतता गया और उस प्रदेश का एक राजा था। तो उस राजा के दो रानियां थी। एक दिन क्या हुआ, उस राजा के रानियों की दासियां बाजार गई और वहाँ उनका झगड़ा हो गया। किसके बीच? दासियों के बीच। बात झगड़ा तक था तो ठीक था, पर बात हाथापाई तक पहुँच गई, यानी कि मारपीट तक। तो और वही जगह सेठ का लड़का खड़ा था। क्या हुआ कि सेठ का लड़का, उसके जो कारनामे थे उसकी वजह से वो वहाँ से नहीं जा पाया और वो वहाँ पे खड़े होके चुपचाप देखते रहे। तो और बाकी जितने भी लोग थे वहाँ से चले गए। तो इसी के वजह से वो दोनों दासियों ने किसे गवाह बनाया? अपना गवाह बनाया, यानी कि अपने साक्षात सबूत के तौर पे सेठ का लड़का को अपना गवाह बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से अपनी अपनी दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लो। अब होना क्या था, झगड़े की बात राजा रानी तक पहुंच गई। तो रानियों के जो दो दासियां थे उन्होंने कहा कि उस वक्त सेठ का लड़का खड़ा था, हमारे झगड़े का जो हाथापाई था उसने देखा। तो अब दासी के जो गवाह थे वो थे सेठ का लड़का। तो रानियों ने कहा कि सेठ का लड़का को पेश करो। तो अब हो गया हालत खराब सेठ और उसके बेटे के, होश उड़ गए। तो होश उड़ जाने के बाद उसने सहायता मांगने के लिए बुद्धि के सौदागर के पास गए और उसने कहा उससे कि कुछ उपाय दो, कुछ हमें बचा लो, इस तरह को बेगिंग करने लगे। तो आगे चलते क्या कहा अभी सौदागर ने, लेकिन मैं 500 रुपये लूँगा। ठीक है, ये लो 500 रुपये। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। अर्थात जब सौदागर के पास सेठ जी पहुंचे मदद के लिए तो उसने कहा ठीक है मैं करूँगा, पर मुझे उसके लिए 500 रुपये चाहिए। तो सेठ ने 500 रुपये दे दिए सौदागर को। तो अब क्या हुआ, सौदागर ने कौन सी बुद्धि दी? सौदागर ने बुद्धि दी, जब राजा गवाही के लिए बुलाएगा आपका बेटे को तो आप क्या करना, आपका बेटे को बोलना कि वो पागलपन का एक्टिंग करे, पागलपन जैसे कि वो पागल है इस टाइप का उसे बिहेवियर करने को बोला। ठीक है, तो जिस तरह से सौदागर ने कहा था ठीक वैसे ही सेठ का बेटा ने किया और राजा ने उसे पागल समझकर महल से निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और भी हो गई। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? इस तरह से दो तीन घटनाएं और भी घटी और उस सौदागर के पास लोग आने लगे और मदद सौदागर करते रहे। तो इस तरह से राजा के कानों तक भी पहुंचा और राजा ने सौदागर को एक दिन बुलवाया और पूछा कि क्या तुम्हारे पास और बुद्धि है बेचने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1,00,000 रुपये, तुम्हें 1,00,000 रुपये ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, किसी भी कार्य को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ और पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को छुपा दिया, जिससे वो इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। अर्थात जब सौदागर को पूछा गया कि तुम्हारे पास और है बुद्धि बेचने के लिए, तो सौदागर ने जवाब दिया कि हाँ हुजूर, बहुत सारे हैं आपके काम के, पर मैं उसके लिए 1,00,000 रुपये लूँगा। तो सौदागर ने ऐसा कहा तो राजा ने भी कहा ठीक है, ले लो, 1,00,000 रुपये तुमको दे दिए जाएंगे।
वो बुद्धि मुझे दे दो। तो उसने वो बुद्धि पर्ची पे लिखा और उसने क्या लिखा, किसी भी कार्य को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। मतलब जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें 1000 बार उसको सोचना चाहिए कि अच्छा होगा बुरा होगा। ठीक है, आप लोग भी इसको कभी मत भूलना। तो राजा को ये बात बहुत पसंद आई और उसने ये बात को हर जगह लिखा, अपनी दीवारों पे लिखा, अपने गिलास में लिखा, जो तकिए के ग्लव होते हैं यानी कि कवर होते हैं उसमें भी लिखा, पर्दों में लिखा, अपने बर्तनों में लिखवा दिया, हर जगह लिखवा, ताकि वो उस बात को, राजा उस बात को नहीं भूल पाए और ना ही कोई उस बात को भूले। आगे पढ़ते हैं। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने बेट के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा ने अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर लिखे शब्दों पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीऊं या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका बंदा फूट गया है। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अर्थात क्या इसका मतलब है कि एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया और उसके जो राजा के जो मंत्री थे और वैद्य थे उन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा राजा के खिलाफ। वो षड्यंत्र मतलब होता है कि साजिश, राजा के खिलाफ एक साजिश रचा था। और उन लोगों ने क्या किया, राजा के जो दवा, जो बीमार पड़ने से लोगों को दवा पिलाते हैं, वैसे भी वैद्य जी को तो भरोसा करेंगे क्योंकि वो तब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तब वैद्य ही लोगों को दवा वगैरह देते थे, वैद्य की सलाह पर ही दवा लिया जाता था। तो इसी वजह से उसके जो राजा के जो मंत्री थे और वैद्य थे दोनों ने मिलकर राजा के पीठ पीछे षड्यंत्र यानी कि साजिश रचा कि राजा की जो दवा में विष मिला के राजा को मार दिया जाए। अब राजा उस दवा को पीने ही वाला था कि उसके जो गिलास में जो लिखा हुआ था वो कहावत कि किसी भी कार्य को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए, वो कहावत उसको दिखाई पड़ी और वो सोच में पड़ गया कि मैं इस दवा को पीऊँ या ना पीऊँ। वैसे भी अगर हमें कुछ याद आ जाते हैं तो हम सोच लेते हैं ना, हाँ ये दवा मेरे लिए सही है क्या नहीं। तो वो भी राजा भी ऐसे ही सोचने लगा। तो जब राजा सोच में पड़ के इस बात को सोच ही रहा था कि मंत्री जी और वैद्य जी ने जो कार्य किया था वो लोग देख रहे थे कि राजा क्यों नहीं पी रहा, तो मंत्री और वैद्य जी को ऐसा लगा कि शायद राजा को पता चल गया कि उन्होंने उसमें विष मिलाया है। हकीकत तो राजा को मालूम ही नहीं था कि उन लोगों ने उसमें विष मिलाया है। तो मंत्री और वैद्य जी ने फटाफट राजा से माफ़ी मांगी कि महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ऐसा ऐसा भूल किया। तो महाराज को पता चल गया अल्टीमेटली कि उन लोगों ने कौन से बड़े गुनाह करने जा रहे थे। राजा ने सिपाहियों को बुलाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। अर्थात राजा ने क्या किया, उन दोनों बदमाशों को यानी कि मंत्री और वैद्य जी को सिपाहियों के हवाले कर दिया, उसे कारागार में डाल दिया उन लोगों को, और बुद्धि के जो सौदागर थे उनको मंत्री बना दिया, उसे मंत्री बना दिया गया। और इनाम के तौर पे क्या दिया, बुद्धि के सौदागर को बहुत सारा धन दिया। तो आप लोगों ने देखा ना, बुद्धि साथ में हो तो क्या क्या कर सकते हैं हम। जब बुद्धि के सौदागर के पास कुछ भी नहीं था, एक पैसे से उसने अपने बुद्धि बेची थी, वो भी उसे वापस करने पड़ा। आज देखो बुद्धि के सौदागर के पास कितने सारे धन हैं, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। बुद्धि होने के कारण वो आज मंत्री बना और उसके पास ढेर सारे धन है। तो बच्चों, आप लोग भी बुद्धि का सदुपयोग करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।